जो भगत सिंह ने दी और कहा कि मां मुझे डर है कि कहीं इस आजादी के बाद, हमारी कुर्बानी के बाद ये देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानी से ये गोरे अंग्रेजों की खाली कुर्सी पे ये काले अंग्रेज न बैठ जाए। जय मूल निवासी, जय संविधान आप सभी को। और जैसा कि ये जो पूरे देश में लगभग 250 जिलों में, यानी कि 200 क्लस्टर, आप क्लस्टर का मतलब लोकसभा से समझ सकते हैं, यानी कि देश की 200 लोकसभाओं को इस BS4 अभियान के तहत हमने चिन्हित किया और उस लोकसभा में आज से लेकर के 27 तारीख तक हमने ये पूरे अधिवेशन करने हैं। यानी 200 अधिवेशन 250 जिलों के लगभग ये हमने आयोजित 27 तारीख तक खत्म कर दिए, 27 अगस्त तक। उसके बाद नेक्स्ट में कोई अगर छूटा है तो वो सितंबर में भी हो सकता है, लेकिन हमने इसमें टारगेट रखा था कि हम इसी एक ही तारीख में पूरे ऑल इंडिया में खत्म करेंगे। जिला हरिद्वार का ये एक कोई कारण था इसका, उस वजह से हमने ये परमिशन लेके पहले एक हफ्ता पहले किया, और बाद में भी कुछ ऐसा हो सकता है अपवाद। लेकिन इसके साथ ये इसकी अहमियत क्या है और ये जो टॉपिक रखा था, इस टॉपिक की ब्रीफ आप जब पढ़ेंगे, असल में तो हमारे लोग भाषण देते हैं और हमारे लोग दूसरों को ज्ञान पिलाते हैं, इतिहास पढ़ो, इतिहास से सबक लो, खुद कुछ सबक नहीं लेना है, अपना छापा हुआ पर्चा भी खुद नहीं पढ़ना है, जिसको जिम्मेदारी दी है वो पढ़ ले, बस काम खत्म। इस पर्चे में लिखा है कि पिछले पूरे सत्र में जो संकट काल आपको बताया गया है, क्या वो संकट काल है हमारे देश के ऊपर, हमारे परिस्थिति जो हमें दिख रही है, उन सब परिस्थितियों को, उन सब कुप्रवृत्तियों को, उस पर हमने एक सांगठनिक जनप्रतिनिधि के वजह से होने के नाते यहां आकर के इस संविधान से जो इस देश के नागरिकों को, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, महिला है, ब्राह्मण है, कोई भी है, उनको जो भी इस संविधान से लाभ हुआ है, उन लाभार्थियों को उनकी क्या कर्तव्य का उद्घोष कब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अभी अभी मैंने बहुत सारी पोल की, सैकड़ों या हजारों आप कह सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए यही जिला हरिद्वार के क्लस्टर के लोगों को, तो एक आदमी को मैंने कॉल किया, उसको पूछा कैसे हो, बढ़िया हूं, घर में सब बहुत ठीक है जी, तो देश में रुक गया, फिर बोला साहब बहुत खराब है, तो डूब के मर जाना चाहिए कि नहीं मर जाना चाहिए? बिल्कुल मर जाना चाहिए। तो अगर घर में सब ठीक है और देश में ठीक नहीं है, तो इस देश के लोगों के लिए चिंता परिवार होनी चाहिए कि देश होना चाहिए? मंच पे बोलने के लिए तो देश होना चाहिए, लेकिन इधर से उतरते ही घर ही, मेरा गांव मेरा देश, और मेरा परिवार मेरा जहान, और जान है तो यहां आ जाता है। लेकिन जिन लोगों ने देश को बड़ा माना है, उनकी ना जान गई, ना परिवार गया, ना समाज गया, क्योंकि जब देश सुरक्षित अगर होगा तो जान तो सुरक्षित अपने आप ही हो जाएगी। और अगर इस देश के नागरिकों को अपनी सुरक्षा की तरफ देखना है और वो अगर समझ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो अभी अभी हम प्रचार कर रहे थे और सब कह रहे हैं कि हमें संविधान से स्वतंत्रता मिली, तो हम लाउड स्पीकर लगा के लगभग 60 गांव में घूमे सिर्फ 2 दिन में, बल्कि एक दिन में तो 45 गांव में हम लोग घूमे। कैसे घूमे होंगे? और हर गली में पर्चा हमने बांटा। हमें पता था इतने लोग आएंगे, वो तो बारिश नहीं हुई तो ये इतने भी ना होते, लेकिन हम एक गांव में जा रहे थे और उस गांव में जब हम साउंड सिस्टम बजा रहे थे तो एक हमारे समाज का मुस्लिम भाई जल्दी से निकल के आया, गाड़ी के सामने हाथ खड़ा करके, रुको रुको, अजान हो रही है।
तो मैंने इसको बंद कर दो। मैंने कहा क्यों? अजान हो रही है। मैंने कहा वो अजान क्यों होती है? कि वो खुदा को कुछ कहना चाहते हैं। तो मेरी भी बात इस लाउड स्पीकर से उस खुदा तक पहुंचा दो कि इस भारत के लोगों की जान खतरे में है, तुम्हारी जान खतरे में है। एक हमारे समाज का कम पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी नमाज और अजान का अंतर नहीं पता और धर्म के अफीम को चाप चाप के पी रहा है। लेकिन जब आप हिंदू धर्म को गाली देते हो, मुसलमान को अच्छा लगता है, क्रिश्चियन को अच्छा लगता है, और ये अंबेडकरवादी है इनको अच्छा लगता है। और जब इनके बारे में बोलो कि तुम भी अंबेडकरवाद के नाम पर अंबेडकरवाद का अफीम पी रहे हो, तुम भी इस्लाम की समतावाद का मशावाद के नाम पर तुम एक अलग ही अफीम पी रहे हो। सब पे बोलना पड़ेगा। हमें लोग बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ गीता बाइबल उस पर कभी नहीं बोलते हो, उस पर कुरान पर कभी नहीं बोलते हो, तुम सिर्फ हिंदुओं को गाली देते हो। तो हमारे समाज के इस मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे हर एक जाति के आदमी को यह कर्तव्य है कि वो अपनी जाति की, अपने धर्म की, अपने समुदाय की, अपने पंथ की, अपने देश की बुराइयों को खुलेआम खड़ा होकर बोलने की हिम्मत रखे। और कबीर साहब ने ये डंके की चोट पे किया तो उनको किसी ने नहीं मारा। और आज जो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो संविधान तो एक किताब है, क्या खतरे में है? आज जलाएंगे, कल लिख देंगे, परसों छाप देंगे, संविधान खतरे में है। तो खतरे में है आखिर कौन है? और संविधान को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? ये जो सवाल है, इसी के पीछे इस देश के ये जो अभियान BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, ये जो पूरा अभियान है, इसी में इसके सवाल है, इसी में जवाब है, इसी में समस्या और इसी में समाधान है। कि अगर किसी पे किताब है तो फिर खतरे में कौन है? तो आपको समझना होगा कि संविधान से पहले क्या था। अभी अभी हमारी एक महिला वक्ता इधर से प्रस्तावना में एक बात बोल के गई और उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से बोली, लेकिन वो बात सिर्फ गुर्जर बोले और हिंदू ना बोले, SC/ST के लोग ना बोले कि हाँ इस देश की आजादी में सबसे बड़ा रोल कुंजा नरेश राजा विजय सिंह का है। और हमने ये बानसेप ने, मैं धन्यवाद करता हूं बानसेप का, कि बानसेप ने ये बात को पूरे देश में फैला दिया। किताबें तो छपी थी, कुछ चंद किताबें, लेकिन वो कहीं कब्र में बंद थी। बानसेप ने पूरे देश दुनिया में वो किताब पहुंचाई तो कुंजा नरेश राजा विजय सिंह को देश जानने लगा। और बानसेप की वजह से ये आंदोलन जब इस रुड़की में भी होता है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस नगर निगम के इमारत के दरवाजे के बाहर निकल के देखिए, एक तरफ मोदी जी का फोटो लगा है, दूसरी तरफ धामी जी का फोटो लगा है, तीसरा मुझे शकल से याद नहीं आ रहा है, और चौथे पे काली पोती हुई है, व्हाइट किया हुआ है, पहले काली थी अब व्हाइट है। वो मूल निवासी विद्यार्थी संघ के यहाँ रुड़की नगर निगम पे धरना देने के बाद, जिस धरने को जब हम दे रहे थे, संविधान और शिक्षा के लिए चिल्ला रहे थे, तो यहाँ सामने जो रंजन जी ने अपने प्रस्तावना के भाषण में बोला कि सामने फल वाले ने ये सुन के कि संविधान की जागरूकता का, हमारे अधिकारों का अभियान चला रहे हैं, तो उसने फ्री में फल दे दिए। तो ये कान साफ करने वाले जो बाहर बैठे हैं लाल टोपा लगा के, इन्होंने सुना। और अगले एक और आंदोलन हम करने वाले थे, तो हम गाड़ी लेके 15 अगस्त पे हम आ रहे थे यहाँ, और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो वो कान साफ करने वाला मेरे पास आया, बोले भैया हम बहुत देर से देख रहे थे कि आज आप कहाँ हो, आज आप क्यों नहीं आए, आज आप भी बोलेंगे, हमारे मन में यह था कि आप जरूर आएंगे। मतलब उसके दिमाग में हम हैं, उसको पता है मेरे हक और अधिकार की, मेरे देश के संविधान की, मेरे अधिकार की बात कौन कर रहा है, कान साफ करने वाला समझ रहा है। लेकिन इस साफ कुर्ते वाला, साफ सुथरे घर वाला आदमी क्यों नहीं समझ रहा है? और उसी धरने की वजह से कि इस देश की सरकारी प्रॉपर्टी पे कि ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, कि हम भारत के लोगों की प्रॉपर्टी है, और इसलिए इसकी किसी इमारत पे किसी 5 साल के प्रधानमंत्री का, 5 साल के मुख्यमंत्री का, 5 उत्तराखंड में 5 साल का नहीं होता है ना, 2 साल और 3 महीने का भी होता है, 2-3 महीने का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का फोटो या फिर 1 साल के मेयर का फोटो कैसे लग सकता है? और इसलिए मेयर जी ने मुख्यमंत्री के फोटो से व्हाइटिंग हटाने की तो हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अपने मुंह पे काली पोत के जरूर वो इस्तीफा देते गए। और मैं ये भी बता रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस्तीफे का कारण पूछो, कि पूछो संविधान की कसम खा करके नगर निगम रुड़की के पूरे नगर के डेवलपमेंट का पैसा खा करके कितनी चालाकी से इस्तीफा दे करके निकल जाते हैं। संविधान की शपथ ले करके वो लोग इस संविधान को बदलने की बात करते हैं। और इतना नहीं है कि यही बात खत्म है, अरे ये संविधान तो इतना महान है कि किसी मुसलमान के जीवन को चलने के लिए कुरान है, हिंदू के लिए गीता वेद पुराण है, सिख के लिए बाइबल है, और उस बाइबल के खिलाफ जो बोले वो उससे बाहर माना जाता है, वो उसका नहीं होता है। लेकिन भारत में ये संविधान एक ऐसी किताब है जो संविधान से भी नफरत करता है, उसकी भी रक्षा भारत का संविधान करता है, उसकी भी रक्षा करता है कि तू बोल मेरे खिलाफ में और मेरी कमियों को दूर करके मुझे मजबूत कर। ये बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था। दुनिया के किसी संविधान सभा ने, दुनिया के किसी संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान नहीं किए हैं, इतने सरल प्रावधान नहीं किए हैं कि जो अपने संविधान में बदलाव कर सके। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है कि भाई आप एक समान शिक्षा मत लाओ? लेकिन आप एक देश एक कानून की बात करते हो, एक देश एक चुनाव की बात करते हो, एक देश एक राशन कार्ड की बात करते हो, एक देश एक इलेक्शन की बात करते हो, लेकिन एक देश में एक शिक्षा की बात नहीं करते हो। गरीब का बच्चा खिचड़ी खाए और अमीर का बच्चा अंग्रेजी खाए। हमारे कोर्ट से बने नेता का बच्चा अंग्रेजी खा रहा है, अंग्रेजी में पढ़ रहा है। हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ एम्प्लॉई, अधिकारी, कर्मचारी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। अरे उस सरकारी स्कूल का मास्टर भी उस सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है, तो बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? एनसीईआरटी को ये आरटीई के तहत अभी 25% रिजर्वेशन को फ्री किया गया कि आप गरीब बच्चे, एससी एसटी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे किसी भी प्राइवेट संस्थान में वो 25% एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात तो ये है वो बंद हो चुका है, अभी सारी सीटें खाली पड़ी हैं, वो नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, पूरे भारत में एक आदमी का नाम बताइए जिसने उस आरटीई के तहत सरकारी स्कूल ऐसा कोई एक भरा हो कि मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन चाहिए, ये प्राइमरी एजुकेशन में या प्राइमरी के ऊपर के वाले 1 क्लास तक। कोई है? कोई आरटीई को भरता है? ना टीचर भरता है, ना चपरासी भरता है, भरता है तो सिर्फ गरीब आदमी, वो भी प्राइवेट में भरता है। क्यों ऐसा है? किसने ये व्यवस्था की? और इसलिए संविधान से पहले की चीजों पर अगर नजर डालोगे तो उस संविधान की पहले की चीजें, मैं हरिद्वार क्लस्टर में खड़ा हूं तो इसलिए 6वीं शताब्दी का एक दृश्य आपको बताना चाहता हूं। यहां पर जब हुएनसांग यात्रा करके घूमा, जब ये हरिद्वार नहीं था, ना हरिद्वार था, तब ये मायापुरी था। और वो जो मायापुरी से गुजरा और इधर जाकर के वो आप जिसे हर की पौड़ी बोलते हो, हरिद्वार बोलते हो, उस हरिद्वार के हर की पौड़ी के पास से गंगा द्वार जब कहते थे, उस गंगा द्वार से जब गुजरा तो वो बोला कि यहाँ के क्षेत्र में ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं और शूद्र और अछूत गांव के बाहर रहते हैं। शूद्र गांव के बाहर रहते हैं और जो कर्षक जाति है, किसान जातियां हैं, वो भी गांव के बाहर रहती हैं। बताओ कौन है किसान? बताओ शूद्र कौन है, अछूत कौन है? मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाइए, हुएनसांग का भारत यात्रा को निकालिए, पेज नंबर 140 पे उसमें लिखा है कि इस जिले का नाम क्या है, मायापुरी है। तो आज मायापुरी एक मोहल्ला है। ये है ब्राह्मणवाद की चालाकी, ये है संविधान को एक्सप्लेन करने की चालाकी कि आपके लिखे हुए अधिकारों को वो अलग से एक्सप्लेन करता है। इंडिया दैट इज भारत लिखने के बावजूद भी, भारत के पहले आर्टिकल के बावजूद भी वो वही से ही उसको नकारने की कोशिश करता है। और इंडिया दैट इज भारत मतलब भारत नहीं कहता, इंडिया नहीं कहता, हिंदुस्तान कहीं से टपका के लाता है। तो आप सोचते हो कि भाई हिंदुस्तान कह रहा है तो क्या दिक्कत है? अरे कहने तो यार, कोई अपने सोनू को सोनू कहे, अपने सोनू को कालू कहे। हमारे मोहल्ले में कई ऐसे
कालू हैं जिनका नाम रोशन है, जिनका नाम सूरज है। मैंने गोरों का नाम कालू कभी नहीं सुना, लेकिन इंडिया दैट इज भारत का नाम हिंदुस्तान जब सुनता हूं तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या ये समझते हो कि संविधान सभा में हिंदुस्तान के नाम पे चर्चा नहीं हुई थी? और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं नकारा था, तुम्हारे बाप दादा भी उधर संविधान सभा में बैठे थे जिन्होंने तालियां बजा करके इंडिया दैट इज भारत का समर्थन किया। तब तुम्हारे बाप दादा नालायक थे क्या? ये सवाल उनको करना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत के बाद अब आप आगे आए, संविधान से हमें समता स्वतंत्रता के अधिकार मिले, बोलने के मौलिक अधिकार मिले, हमें चलने की आजादी मिली। पहले अछूत जाति के लोग, छठी शताब्दी की कहानी तो छोड़ दीजिए, आप आज की शताब्दी की आज के दिन में भी अगर देखेंगे तो रेत की लाइन पे, तालाब की लाइन पे, किनारे, नाले के किनारे कौन बसता है? अभी अभी इसी जनसभा में एक नगर निगम का एम्प्लॉय आया, अभी अभी यही बैठे थे हम, वो सर्वे कर रहा था स्वच्छ भारत अभियान का, और मुझे बोला कि आप मंच से बोलिए कि स्वच्छ भारत अभियान में आप अपना फीडबैक दीजिए। मैंने कहा पहले मैं दे देता हूँ, तो मैंने दिया उसमें, तो उसमें ऑप्शन आ रहा था कि आपके यहाँ लगातार सफाई होती है, क्या आपके नाले सुचारू चलते हैं, उनकी सफाई होती है, क्या आपके यहाँ नगर निगम की सारी सुविधाएं पुख्ता हैं? तो मैं नहीं करता जा रहा था। अरे भाई साहब आप तो नहीं कर रहे हो सब जगह। मैंने कहा आप बताइए मुझे, मेरे समाज के लोग जिस बस्ती में रहते हैं, चाहे वो मछली बाजार हो, चाहे वो पानी गुजर हो, चाहे वो कड़च ये क्या बोलते हैं इधर खंजरपुर हो, या जहां जहां मेरे लोग रहते हैं, बताइए वहां नाला है क्या? नहीं है बाबूजी। तुम कौन सी बस्ती में रहते हो? बाबूजी मैं बघेड़ी में रहता हूँ। मैंने बताइए खंजरपुर में है क्या? बताइए इधर मछली बाजार में है क्या? जहां जहां एससी एसटी के लोग, ओबीसी के लोग या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहां वहां हरिद्वार का फीडबैक मुझे तुम देने नहीं दे रहे हो, तो वो यहां से भाग गया। इसका मतलब डिजिटल इंडिया में गलत फीडबैक दे करके देश दुनिया को G20 करके वो जो बता रहे हैं कि सारे ऋषिकेश के रास्ते से अगर गुजरना सारे लोगों छाप दो, नाले भी छाप दो। अब वो नाले अट गए, हमारे लोगों के घरों में पानी भर गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में इससे पहले कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी, लोहे के आभूषण पहन सकते थे, एल्युमिनियम के भी नहीं पहन सकते थे, तांबे के नहीं पहन सकते थे। तांबे के आभूषण राजस्थान की एक जाति ने पहने तो वहां पर उनके ऊपर कुल्हाड़ियां चलाई गई। ये बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम की बात है। 1823 की कहानी बाबा साहब अम्बेडकर ने यही हमारे पड़ोस के एक गांव बरला, छपार जिसको आप बोलते हैं, उस गांव की कहानी लिखी कि वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग का एक आदमी मर गया बरसात में, और वो त्यागियों के शमशान में, हिंदुओं के शमशान में जलाने चले गए, तो त्यागियों ने लात मार करके उस शव को बोल दिया कि ये जाओ वही गाड़ो जहां तुम्हारे पुरखे गाड़ते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात रखी। यानी संविधान से पहले एससी एसटी ओबीसी के लोग कितने सरकारी संस्थानों में एम्प्लॉय थे, कितने पढ़े लिखे बन जाए किसी स्कूल में पढ़ने के लिए, उनके लिए परमिशन थी। तो आप देखेंगे चाय की दुकान लगाने की भी अनुमति नहीं थी। और उस संविधान की वजह से आज डीएम बनने की, आज प्रधानमंत्री बनने की, आज मुख्यमंत्री बनने की, बने भले ही नाम, लेकिन हम दावा तो कर सकते हैं, हम चुनाव तो लड़ सकते हैं, हम परीक्षा तो दे सकते हैं, हम स्कूल में तो पढ़ सकते हैं। ये जो आजादी हमें मिली ये इस भारत के संविधान की वजह से मिली। और अगर ये संविधान की वजह से मिली, आज की स्थिति ये है और कल की वो थी, और हम मानते हैं कि ये संविधान की वजह से हमें ये प्रावधान हुए और ये हमें अधिकार मिले, तो फिर क्या इसको बचाना हमारा कर्तव्य नहीं है? लेकिन कैसे बचाएंगे? आप चार चंद कर्मचारी पढ़े लिखे लोग, आप समझ गए संविधान को, और ये जनता नहीं समझी। ये एम्प्लॉय समझे कि भाई पदोन्नति में रिजर्वेशन चाहिए, और अपने मन में समझते रहो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ठोकर मार के बोला राज्य सरकार दे न दे उसकी मर्जी। राज्य सरकार किससे चलती है? जनता से। जिसकी सरकार, उससे सरकार का निर्णय आएगा। अब जनता में आपका संबंध नहीं है। सारे सरकारी एम्प्लॉय सबसे पहले अपने भाई भतीजे परिवार गांव से रिश्ता खत्म। तो फिर जनता से आपका कॉन्टेक्ट नहीं है, तो फिर पदोन्नति में रिजर्वेशन आपको कैसे मिलता? यदि आपके संपर्क में अगर आपका समाज होता तो फिर आज हमारी प्रॉब्लम को इतने जाकर के हमारे सर पे न नाचते।
और इसलिए काशीराम साहब का जिक्र रखने की जरूरत है कि काशीराम साहब ही एक ऐसे आदमी थे जो बोल रहे थे कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं मैं अपने नालायक समाज को, कोई आदमी को नालायक कह सकता है, समाज को नालायक नहीं कह सकता है। ऐसे काशीराम साहब थे जिन्होंने समाज को नालायक बोला और उन्होंने कहा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं मैं अपने नालायक समाज को लायक बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा रहा हूं, बस यही मैं काम कर रहा हूं। तो मैं भी इस मंच से, उस काशीराम से, इस कॉन्सेप्ट से, इसके मूवमेंट से ये प्रेरणा लेकर कहने की हिम्मत रखता हूं कि इस समाज में जो काशीराम ने कहा, अगर समाज नालायक है तो नेता भी नालायक होगा, कर्मचारी भी नालायक होगा, विद्यार्थी भी नालायक होगा, और इस देश का हर जो भी जिम्मेदारियों से निकलने के लिए आगे आया वो सब नालायक होंगे। और अगर ये समाज लायक होगा तो नेता भी लायक होगा, कर्मचारी भी लायक होगा, अधिकारी भी लायक होगा, समाज के साथ चलने वाला होगा और समाज के लिए लड़ने वाला होगा, फिर वो स्वार्थी नहीं होगा। इसलिए इस समाज के विद्यार्थी को, युवा को, महिला को, किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को और राजनेताओं को नालायक से लायक बनाने का भी ये BS4 अभियान है कि हम इस समाज में खुले सांड पैदा नहीं करेंगे। खुले सांड मतलब आज जो देश में हमारे लोग कंफ्यूज हैं, सब किस किस के साथ जुड़े, कैसे ये होगा, हमारी इतनी पार्टी, हमारे इतने संगठन। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 1 लाख संगठन है तो होने दो, अगर आपके पास 1 करोड़ नेता है तो होने दो, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी मुट्ठी में, समाज की मुट्ठी में कितने नेता हैं। उनकी मुट्ठी में तो नेता हैं, लेकिन समाज की मुट्ठी में कितने नेता हैं, समाज के कंट्रोल में कितने नेता हैं। अगर समाज के कंट्रोल में नेता नहीं है तो आपका समाज, आपका पार्टी, आपका संगठन कहने वाले लोग बाप का समाज, बाप का संगठन और बाप की पार्टी कहने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी आप बनाओगे, संगठन आप बनाओगे, आंदोलन आप खड़ा करोगे और वो आप कहते कहते बाप बाप कहना शुरू कर देंगे। मतलब लोकतंत्र में रानी के पेट का ऑपरेशन खोलेंगे और फिर रानी के पेट से राजा पैदा करेंगे। मतलब मुर्गा फार्म में मुर्गा पलता है और वही मुर्गा अगर खुले में छोड़ दो तो वो ताकतवर मुर्गा पलता है, संघर्ष से पैदा होने वाला। मतलब इस समाज में काशीराम साहब ने नागनाथ सांपनाथ बोला, मैंने 4 को आगे बढ़ाया, 4 को और जोड़े, नागनाथ, सांपनाथ, कांग्रेस और बीजेपी बोला उन्होंने, और मैंने बोला सबोलानाथ जो आम आदमी के रूप में खास आदमी बन के आप सोचते हो भाई छोटा सा बच्चा है क्या डसेगा, दूध पिलाओ, मार खिलाओ और वो बड़ा हो गया तो सांप बनता है। आप कहते हैं बाप रे बाप, ये भी इनका ही काम निकला। और वो बड़ी चालाकी से सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हाथ खींच लेती है और वो रोता है साहब मेरे सारे अधिकार छीन लिए, भैया दिल्ली वालों मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बड़ी चालाकी से उसे आप जवाब सवाल न कर सको, उसको भी समझ लोगे। एक नागनाथ, सांपनाथ और सपोलानाथ, और चौथा है केचुआनाथ, जिसको आप समझते हो भाई लगता तो सांप जैसा है, चलता भी दोनों तरफ तो है, मुंह भी है, बड़ा होगा तो ये सांपनाथ, नागनाथ और केचुआनाथ से लड़ लेगा। जय भीम भी बोलता है, जय पुणे भी बोलता है, बहुजन भी बोलता है, मूल निवासी भी बोलता है और दुश्मन के साथ में भी मिल के रहता है। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो केचुआनाथ का मतलब है सिर्फ वो चारे का काम करता है। वो चारा है कि आपको जय भीम कह करके भड़काए रखे। आपको अगर इस देश में सच्चा लोकतंत्र लाना है तो रानी के पेट का ऑपरेशन लगा के एक भाड़े का मुर्गा, एक भाड़े का मुर्गा और एक बाड़े का मुर्गा, बाड़े का मुर्गा फार्म में पलने वाला कुपोषित मुर्गा जो कटने के लिए ही पैदा होता है। एक बाड़े का मतलब सिर्फ परिवारवाद से जो पैदा होता है। एक भाड़े का मुर्गा फेसबुक में बोलता है, एक बाड़े का मुर्गा फेसबुक में बोलता है, मैं उसको नहीं जानता। और एक और मुर्गा बता रहा हूं जो आपको पैदा करना है, वो है अखाड़े का मुर्गा। ये बाड़े का मुर्गा, ये भाड़े का मुर्गा कितना भी जैसे बोले, लेकिन मूल निवासियों को अपने पीछे अखाड़े का मुर्गा पैदा करना है। कटना तो तीनों को है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ ये बाड़े का और
अखाड़े का जिस दिन कटेगा तो फूटी तोड़ी जाएगा, और ये अखाड़े का मुर्गा अगर कटेगा भी तो 1000 रुपए किलो जाएगा। पहले तो काट नहीं पाओगे। इसलिए ये बाड़े का नहीं, अखाड़े का मुर्गा जो दंगल में लड़ेगा और आपके हक और अधिकारों के लिए आपके द्वारा पैदा किया हुआ मुर्गा होगा। ये आपको समझने की जरूरत है। आपने कौन नेता पैदा किया, आपने कौन सी पार्टी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पैदा किया, आपने कौन सा मूवमेंट तैयार किया। ये जो मूवमेंट आपने तैयार किया बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये बामसेफ ने सिर्फ तैयार किया, ये तो आपके कंधों पे रख दिया कि चलाना आपको है। अभी अभी मुझे एक फोन आया और वो मुझे बोल रहा है कि यार आप आरएसएस के साथ मिले हो क्या? मैंने कहा नहीं, तो मुझे लगता बामसेफ आरएसएस के साथ मिली है। क्यों? क्योंकि जो बामसेफ 20 साल 10 साल पहले बोलती है, आरएसएस उसे 10 साल से बाहर करती है, सिर्फ वही होता है। मैंने कहा क्यों? कह रहे यार आप पिछले कई सालों से संविधान खतरे में हुआ है, संविधान को मिटा देंगे, ये आप बोलते आ रहे हो, अभी तो आपने पिछले कई सालों से अभियान चला रखा है। तो मैंने कहा तो फिर? कह रहे वो आजकल ओबेरॉय बोल रहा है मोदी जी का आर्थिक सलाहकार, आपको बदल देना चाहिए। तो मैंने कहा समझ में आ गया क्या? मतलब इसको वही लात मारे तो समझ में आता है, और हम हाथ जोड़ जोड़ करके गांव गांव में इनसे भीख मांगते हैं कि भाई तेरे बच्चों की, तेरी भावी पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, तू समझ जा। अभी यहाँ पे कुछ बैठे लोग सो रहे थे, मेरे भाषण में सोने की हिम्मत आज कुछ कम लोग रखते हैं क्योंकि मैं कॉमेडी में ऐसा करता हूँ। लेकिन जो सो रहे थे, बताइए क्या वो रात की शिफ्ट करके आए थे? 2 बूढ़े लोगों को छोड़ के, वो सो सकते हैं, जो बूढ़े हैं उनको छोड़ के, जो जवान है वो भी सो रहे थे। बताइए क्या रात की शिफ्ट करके आए थे? अनुज भाई एक इंजीनियर हैं, मैं एक दर्द भरी कहानी बता रहा हूँ आपको। अनुज भाई एक बीटेक इंजीनियर हैं, रात की शिफ्ट करके आए, पिछले 4 दिन से रात को शिफ्ट करते हैं और दिन में हमारे साथ प्रचार करते हैं। कि लोग तो सो नहीं रहे, उनके जैसे नौजवानों को बोल रहा हूं, वो भी सो रहे थे इधर। और इतना नहीं है, इस समाज का काम करते करते अनुज जैसे मैकेनिकल के इंजीनियर को समाज के लोग सलाह देते हैं, भाई जोमेटो में ही नौकरी कर ले। मैं पिछले 2016 से बामसेफ में फुल टाइमर हूँ और 2009 में जुड़ा। अब तक फूटी कोड़ी मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में अपने घर में नहीं दी, जो कमाता था वो भी इधर ही लगा देता था। उसके बावजूद हमारे जैसे आदमी को जोमेटो में नौकरी करने की बात करता है एक आदमी, और वही आदमी आज मजाक उड़ाता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये ऐसे नौजवानों की कुर्बानी जो भगत सिंह ने दी और कहा कि मां मुझे डर है कि कहीं इस आजादी के बाद, हमारी कुर्बानी के बाद ये देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानी से ये गोरे अंग्रेजों की खाली कुर्सी पे ये काले अंग्रेज न बैठ जाए। अब बैठ गए ना, और हम जगा रहे हैं, आप जागना नहीं चाहते। एक अमरूद बेचने वाला 2016 में राजीव रंजन जी और हम 4 लड़के इधर प्रचार कर रहे थे बामसेफ के राज्य अधिवेशन का। एक मास्टर के पास गए, पैसा भी नहीं मांगा, उसने गाली देनी शुरू कर दी। फिर हम उसके बाद आगे गए, पर पढ़े लिखे आदमी ने गाली दी, और इधर जाकर के हमें भूख लग रही थी तो हमने सोचा अमरूद खा लेते। काशीराम जी के जमाने में चने ही होते थे, हमारे घर में अमरूद वाले थे, तो हमने अमरूद लिए। पूछा कितने रुपए किलो है, मैं खत्म करवा। उसने बोला 60 रुपए किलो। तो हमने कहा आधा किलो दे दो, उसने दे दिए। यही की रुड़की की कहानी है, उसने दे दिए, इधर बेटा गांव के सामने की, उसने हमें दे दिए आधा किलो अमरूद दिए। मैंने उसको 30 रुपया निकाल के दे दिया। उसके बाद में उसने अपनी जेब में डाल लिया। फिर मैंने कहा, सुधीर भाई वहीं थे, मैंने कहा सुधीर भाई अंकल जी को ये बामसेफ का पर्चा दे। उसने पर्चा लिया और उसमें शायद 5वीं 7वीं पढ़ा लिखा था, घड़ी हाथ में थी तो मैं ऐसा समझा। उसने देखा बामसेफ, तो उसने अपनी जेब से पैसा निकाला और मेरी जेब में डाला और मुझे कहा, साहब आप बामसेफ में काम करते हो इसलिए मैं आपसे पैसा नहीं दूंगा। तो मैंने सोचा आप क्यों ऐसा कर रहे हो? सच्ची कहानी मैं बता रहा हूं, आप बामसेफ में काम करते हो इसलिए मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। मैंने फिर अपनी जेब से पैसा निकाला और उसकी जेब में डाला और मैंने कहा हम बामसेफ में काम करते हैं इसलिए फ्री में अमरूद नहीं लेंगे। फिर उसने कहा, उसकी टोकरी में 5 किलो अमरूद थे, आधा किलो उसने हमें
शहीद के लिए। और उसने तो 3 अमरूद मोटे वाले निकाले, यानी आधा किलो और निकाले, और फिर मेरे हाथ में पकड़ाए। अब साहब आपको ये अमरूद तो लेने पड़ेंगे। मतलब आधा किलो अमरूद के साथ 5 किलो अमरूद में से आधा किलो अमरूद किसी मूवमेंट में डोनेट करना। बाबा साहब ने 5% बोला था ना, आप उसकी टोटल प्रॉपर्टी इनकम की जो दुकान है उसमें से कितना % बैठता है आप सोचिए। अगर ये अमरूद वाला समझता है, ये कान साफ करने वाला समझता है, ये फल बेचने वाला समझता है, तो ये इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर क्यों नहीं समझता? क्यों नहीं समझता? ये समझता तो सब कुछ है, लेकिन बाबा साहब ने कहा जिस समाज का बुद्धिजीवी ईमानदार नहीं है, चरित्रवान नहीं है, उस समाज को दुश्मन पालने की जरूरत नहीं है, उससे खबीस दुश्मन उसका और कौन होगा? लेकिन ये बुद्धिजीवी समाज, बाबा साहब कह रहे हैं, पहले भी बेईमान था और उनकी प्रेरणा से लेकर के आज का ये शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी भी बेईमान है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमारे देश के नौजवान बांसेन से प्रेरणा लेकर के इस पाप को धोना चाहते हैं कि भाई हम पढ़ तो लिए लेकिन हम ये पाप नहीं करेंगे, हम वो बेईमान नहीं बनेंगे। और मुझे बांसेन का बस यही सिद्धांत समझ में आया कि इस मूवमेंट से जुड़ने का, और ये जो BS4 अभियान है इसके तहत आपको क्या करना है, बस ये कहना चाहता हूं कि अभी तक तो सुनी समस्या, समाधान ये है कि गांव-गांव में संविधान प्रबोधक बनाना पड़ेगा। उनकी स्मार्ट बेटी, गोरी चिट्टी बेटी, जवान बेटी कथा कहती घूम रही है। मेरा गोरी चिट्टी और स्मार्ट से मतलब कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी बेटी थोड़ी सुंदर तो आपको खतरा होता है कि भाई ये समाज में जाएगी तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो। लेकिन उनकी बेटी कथा कह रही है, उनका PhD का बेटा गीता लेके घूम रहा है और उनका सबसे मूर्ख आदमी तलवार लेके घूम रहा है। राम राज्य में ब्राह्मण राम राम बोलता था, आपको देखिए क्या बोलता था, राम 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 राम। और राम राज्य में शूद्र बोलता है मरा मरा। ब्राह्मण क्या बोलता है, राम राम जय श्री राम, और शूद्र बोलता है मरा मरा। मतलब आज आप बोलोगे लट लगेगा, गोली लगेगी, और फिर बोलोगे साहब मरा, मर गया साहब, मर गया साहब। यानी कि राम राज्य में तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट जुल्म होगा, डायरेक्ट अत्याचार होंगे, डायरेक्ट बलात्कार होगा, और तुम मरा मरा कहोगे और वो तुम्हें पाठ पढ़ाएगा। मरा मरा का मतलब भी राम राम ही होता है। सम्मुख ने मरा मरा बोला था, वाल्मीकि ने मरा मरा बोला था, इसलिए वाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया। तू जुल्म से, तुम पाप होता है तेरे ऊपर तो चुपचाप कहता जा, और तू मरा मरा भी बोलेगा तो भी भगवान तेरी सुनेगा, लेकिन तू न्याय के लिए कुछ भी कोशिश मत करना। करेगा तो नेकी कर देना, आपको दरिया में डाल देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस BS4 अभियान के तहत हर गांव में संविधान प्रबोधक बनाना है, और हर गांव में PSA कमेटी बनानी है, पीपल सोशल एक्शन कमेटी। मतलब जब एक आदमी की एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं हो रही हो तो हर गांव की PSA कमेटी जन लोक कार्रवाई में उसको बदलेगी, मतलब ग्रुप में कार्रवाई होने के प्रोसेस में जाएगी। एक आदमी पे नहीं सुन रहा है तो एक ही नाली की 1000 एप्लीकेशन लेकर के पीपल सोशल कमेटी के लोग जाएंगे और DM की कुर्सी हिला देंगे। अगर हम यहाँ धरना न देते तो मेयर साहब के मुंह पर ये कालिक न पोती जाती, और अगर आप आगे भी धरना दोगे तो स्कूल की खिचड़ी भी खत्म जरूर होगी। आज के सरकारी खजानों को लूटने वाले डर करके घर में नहीं, इस देश को छोड़ के भागेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में आपके B.Tech के बच्चे को 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है, इससे बड़ी डूब के मरने की क्या बात है। जिनके बच्चों को इस संविधान में समान अधिकार मिलते हैं, इसमें लिखा है कि कोई भी आर्थिक संसाधन ऐसी तरीके से नहीं बटेगा कि वो एक आदमी को अमीर और 1000 आदमियों को गरीब बना दे। ये संविधान कहता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर संविधान बचाना है तो संविधान बचाओ, चिल्लाने से पहले संविधान बताओ। संविधान बताओ चिल्लाना पड़ेगा, संविधान बताओ, संविधान बचाओ। अगर संविधान इस देश की जनता को बताया होता तो आज ये संविधान
जलाने के साथ साथ में उनकी औकात को जला दिए होते। आज मैं यहां से अगर कुरान को जला दूं तो शायद मैं जिंदा अपने घर ना जाऊंगा। अगर किसी मनुस्मृति को जला दूं, अरे मनुस्मृति तो दूर की बात है, जिसमें मेरे लिए स्पष्ट गाली लिखी है नाम लिख करके, जय वर्णादम केली कुमारा सुपच की रात कोल करना, वो रामचरित मानस को अगर जला दूं तो शायद मैं जिंदा घर ना जाऊं। बाइबल को जलाओ, किसी भी धर्म की किताब को। धर्म की किताब कितने लोगों को चलाती है? कितने लोगों को? सिखों की किताब 2% को, ईसाइयों की किताब 1% को, बौद्धों की किताब 0.6% को। इससे आगे आप पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और गीता, बाइबल, कुरान, किसी भी किताब को उठाओ तो 15% से ऊपर लोग नहीं मानते उसको। लेकिन भारत का संविधान को अगर कोई जलाता है तो भारत की हर एक जनता उस संविधान से चलती है।